आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। टर्म सोशियोलॉजी सबसे पहले यूज की थी फ्रेंचमैन अगस्ते कोमेंट ने। सोशियोलॉजी बेसिकली कम्बिनेशन है दो लफ्जों का, सोशियस और लोगस। सोशियस का मतलब है सोसाइटी, एसोसिएशन, टुगेदरनेस और कंपेनियनशिप, और लोगस का मतलब है टू स्टडी इन अ साइंटिफिक वे। सो सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। सेकंड सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। जो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है सोशियोलॉजी की, वो है कि टू स्टडी सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। साइंस में हमारे पास टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। जब हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगी सोशियोलॉजी। अब दो टर्म्स आ जाती हैं, सोसाइटी और कल्चर। दोनों जो है बड़ी आपस में जुड़ी हुई टर्म्स हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कह लें सिमिलैरिटीज़ हैं। अब सोसाइटी हम कहेंगे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि एक जगह पे एक बाउंड्री में रह रही हैं और उनके कॉमन बिलीव्स हैं और उनका कॉमन बिहेवियर है, शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक जोग्राफी है, उसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर जो बंदे रह रहे हैं जिनके कॉमन बिलीव्स हैं, वो क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी को। कल्चर क्या है? कल्चर भी इसी का ही हिस्सा है, सोसाइटी का। कल्चर हम खाली उस चीज को कहेंगे जो कि वे ऑफ लाइफ शेयर्ड बाय अ सोसाइटी और ग्रुप इन कल्चर। ठीक है, जो वे ऑफ लाइफ है या जो कह लें कि लोगों के बिलीव्स हैं, उनको हम कल्चर कहेंगे। अब कल्चर को हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सोसाइटी क्या है? सारे लोग जो जियोग्राफिकल बाउंड्री टेरिटरी में रह रहे हैं, जिनके कॉमन बिलीव्स हैं, कॉमन वे ऑफ लाइफ है, वो लोग सोसाइटी है। ठीक है, अब वे ऑफ लाइफ जो है, उनका रहने का तौर तरीका जो है, वो कल्चर है। कल्चर को हम स्टडी करेंगे आगे जाके ज़्यादा डिटेल में। अगर हम थोड़ी मोटी मोटी बात करें तो कल्चर में क्या कुछ आ जाता है? कल्चर में इंसान का रिलीजन आ जाता है, उसके बिलीव्स आ जाते हैं, उसकी ज़ुबान आ जाती है, उसके खाने पीने की प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि खाने में वो लोग क्या पसंद करते हैं। गोश्त खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, क्या चीज़ खाते पीते हैं, बोलते कौन सी ज़ुबान है। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? कल्चर का। इसको कलेक्टिवली अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री में देखेंगे तो वो उसको हम कहेंगे सोसाइटी। अब सेकंड चीज आ जाती है कम्प्लेक्सिटी एंड कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। देखें, अब सोसाइटी जो है वो किससे बनी है? लोगों से बनी है। लोग इसमें कैसे रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे से अमन के साथ रहते हैं, लड़ाई के साथ रहते हैं, पीस में रहते हैं। ये सारी कुछ किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन बिहेवियर पे। सो सोसाइटी का जो मेन पर्पस होगा सोशियोलॉजी का, वो क्या होगा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें। क्योंकि हम सबका एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है इंडिविजुअली, वही कोलेक्टिवली मिलके सोसाइटी बनाता है। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहते हैं, तो पूरी सोसाइटी में अमन और सुकून होगा। लेकिन अगर हम अपनी इस सोसाइटी में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो सोसाइटी में पीस नहीं होगा, बल्कि लड़ाई वगैरह होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक तो आ गया ह्यूमंस का ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, दूसरा है ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। देखें, ये आसमान है, ये ज़मीन है, नहरें हैं, जानवर हैं, वो सारे हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उनके साथ हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ये भी
सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इंसान शहरों में रहता है, जानवर जंगलों में रहते हैं। अब इंसान क्या इतना स्पेस या इतनी अपॉर्चुनिटी देता है कि जानवर जो है वो जंगलों में सुकून से रह सके, या उनके साथ क्या सलूक करता है? क्या इंसान जो है जंगल काटता जा रहा है ताकि उधर आबाद हो सके, या फिर इंसान जंगलों को हिफाजत कर रहा है ताकि जानवर अच्छी तरह से रह सके? तो एक सोसाइटी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें इंसानों का जो ताल्लुक है जानवरों के साथ उसको भी स्टडी करेंगे कि वो जानवरों की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं, जानवर जो हैं उनकी बहबूद के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सोशियोलॉजी में आ जाएंगी। आगे है अब ये है कि हमारा जो बिहेवियर है वो इंसान के डेवलपमेंट के लिए है। फॉर एग्जांपल, इंसान जो है वो तरक्की करता रहता है। आज से पुराना दौर जो था उसमें ना बिजली थी, ना गैस थी, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर्स थे। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ये ह्यूमन डेवलपमेंट से पॉसिबल हुआ। ह्यूमंस ने डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से चेंज आई और हमारे वे ऑफ लिविंग चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब सोशियोलॉजी में एक और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है वो है स्टडी ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, हर सोसाइटी है उसने पीस को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो उन लॉस, रूल्स और रेगुलेशन को भी थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है, क्योंकि आपके मुल्क के जो लॉज हैं या कवानीन हैं वो आपके लोगों के बिहेवियर के बारे में बताती हैं। हर मुल्क में स्पेशल लॉज होते हैं जो कि उधर के लोगों की नीड के मुताबिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में जो लॉज हैं, हो सकता है अमेरिका में वो लॉज ना हो, जो अमेरिका के लॉज हैं वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल ना हो। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हर मुल्क के अपने स्पेसिफिक लॉज होते हैं और वो लॉज खाली उन मुल्क में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इन चीज़ों को सोसाइटी के अंडर जितनी चीज़ें आती हैं, ह्यूमन बिहेवियर आ गया, ह्यूमंस की इंटरेक्शन विद ह्यूमंस आ गई, ह्यूमन की इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट आ गई, ह्यूमंस की आपस में रिलेशनशिप, लॉज या प्रिंसिपल्स जो ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने प्रोविंस में, ये सारी चीज़ें अंडर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आ जाता है। लेकिन हमने इनको स्टडी तो करना है, लेकिन स्टडी कैसे करना है? एम्पेरिकल रिसर्च के थ्रू करना है। एम्पिरिकल रिसर्च कौन सी होती है? ऐसी रिसर्च जो कि साइंटिफिक है और जो कि बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे और डाटा पे। फॉर एग्जांपल, कोई बात है जो मैं आपसे कहता हूँ, वो बात हो सकता है सच भी हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। लेकिन वो बात जो एविडेंस की बेस पे की जाएगी उसका ठीक होने का चांस ज़्यादा होगा, और वो बात जो मैं तुक्के से कर दूंगा उसका ठीक होने का ज़्यादा चांस नहीं होगा। एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं ऐसी रिसर्च या ऐसी थ्योरी जो हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की बेस पे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि सारे परिंदे जो है उनके पर होते हैं उड़ने के लिए। अब ये बात ठीक तो है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ सारे परिंदे जो उड़ते हैं जिनके पर होते हैं, वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1000 परिंदे देखे और 1000 में से सारे परिंदों के पर थे। तो ये जो मैं एविडेंस दे रहा हूँ अपनी बात के लिए, जो डाटा फराहम कर रहा हूँ कि मैंने 1000 परिंदों को स्टडी किया जो सब उड़ते थे, उन सब के पर थे, इससे मेरी बात के अंदर वेटेज आ गया, वजन आ गया। तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी डिफरेंट 1000 परिंदों को देखने की कि इन सब के पर होते हैं, इसने मेरी बात को साइंटिफिक कर दिया। तो इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल रिसर्च। अगर मैं ये बात विदाउट एनी एविडेंस प्रूफ कह देता कि सारे परिंदे जो हैं उनके पर होते हैं, तो ये फिर साइंटिफिक बात ना होती। लेकिन जब मैंने साथ एविडेंस दिया कि मैंने 1000 परिंदों को स्टडी किया, उन सब के पर थे, इसलिए मुझे लगता है कि सारे परिंदों के पर होते हैं, तो ये बात एक साइंटिफिक होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोशियोलॉजी की जो कह लें कि बुनियाद है या शुरुआत है वो 19th सेंचुरी से हुई थी। तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट है वो 19th और 20th सेंचुरी के हैं।
अब क्या था कि ये दौर एक डेवलपमेंट का दौर था जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। दुनिया बड़ी शिद्दत आ रही थी, दुनिया में इंडस्ट्री आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आई। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर्स आए, तो एक जिद्दत का दौर था जिसमें इंसान ने बड़ी ही तेज़ी से तरक्की की। 18वीं सदी तक चले जाएँ, 17वीं, 16वीं, 15वीं सदी, तो उसमें इंसान ने अभी इतनी तरक्की नहीं थी की। और पुरानी सदियों में इंसान की जो तरक्की है वो बड़ी मिनिमम थी या बड़ी सुस्त रवि से थी। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी ऐसी है जिसमें इंसान ने बड़ी जल्दी से तरक्की की, नई नई इजादात की। तो अब नई नई इजादात होने की वजह से सोसाइटी में भी तब्दीली आ गई, इंसानों के रहन सहन में भी तब्दीली आ गई, उनके वे ऑफ लाइफ में तब्दीली आ गई, बिहेवियर में तब्दीली आ गई। तो वो जो सारे सोशियोलॉजिस्ट थे 19th एंड 20th सेंचुरी के, उनका मेन फोकस जो था वो स्टडी करना था कि ये जो तब्दीली आ रही है हमारे बिहेवियर में, क्योंकि हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो बदल रहा है, नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, नई नई इनोवेशन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सॉल्यूशंस को देखा जा सके। तो ये कह सकते हैं कि 19th और 20th सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी उसके साथ सोशियोलॉजिस्ट जो है उनको फिक्र लायक थी कि हमारे रहन सहन का तरीका भी साथ में बदल रहा है। तो उसको भी हम स्टडी करें कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। गस्ती कौम इज़ नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसने बेसिकली दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। एक है सोशल डायनामिक और एक है सोशल स्टैटिक। गस्ती कौम कहता था कि जैसे बायोलॉजी एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं उनको हमने कैटेगराइज किया होता है, इसी तरह सोशियोलॉजी को भी डिफरेंट ब्रांचेस में कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि बायोलॉजी में हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, इस तरह उसने कहा कि हमें सोशियोलॉजी को भी डिवाइड करना पड़ेगा ब्रांचेस में। तो उसने दो ब्रांचेस जो जिसमें सोशियोलॉजी को डिवाइड किया वो थी सोशल डायनामिक और सोशल स्टैटिक। अब ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि दो डिफरेंट चीज़ों से डील करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल स्टैटिक। सोशल स्टैटिक ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो कि तब्दील नहीं होती या कि जो कि मौजूदा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के आज के दौर के लॉज क्या हैं, आज के दौर कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये होगा सोशल स्टैटिक। जो कि प्रेजेंट दौर में अगर हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स को देखते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, सोसाइटी के कल्चर को स्टडी करते हैं, तो वो होगा सोशल स्टैटिक। और सोशल सेकंड टर्म है सोशल डायनामिक। सोशल डायनामिक का मतलब है कि सोसाइटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज से गुजर रही है। सोसाइटी में वक्त के साथ तब्दीली आती रहती है। तो जितनी भी ये तब्दीली है इसको हम स्टडी करेंगे सोशल डायनामिक की हेडिंग के अंदर। ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे इंसान का नॉलेज इंक्रीज होता है, जैसे टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, उसी तरह से इंसान का प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं और फिर इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। तो जैसे इंसानों का बिहेवियर बदलता है उसका असर सोसाइटी पे पड़ता है और पूरी सोसाइटी तब्दील हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तब्दीली के रिलेटेड जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हैं सारी चीज़ें, ये हम सोशल डायनामिक के अंडर पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन हिस्टोरियन सोशियोलॉजिस्ट हैं और 19th सेंचुरी में इनका काम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इनका काम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था कि बहुत सारी जो मूवमेंट्स थी 19th सेंचुरी की और 20th सेंचुरी की वो कार्ल मार्क्स के जो मज़ामीन थे और उनका जो वर्क था उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी। इन्होंने बेसिकली दो तीन थ्योरीज दी जिसमें एक थी सोशल क्लास कन्फ्लिक्ट। इन्होंने सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड किया। इन्होंने कहा एक होती है पुअर क्लास और एक होती है रिच क्लास। इसी तरह उन्होंने कहा जो फैक्ट्री में जब
काम किया जाता है, तो एक होती है लेबर क्लास और एक होती है ओनर क्लास। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो किस्म की क्लासेस होती हैं इनमें कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। इसके अलावा इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था एलियनेशन का। उन्होंने कहा ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है या कैपिटलिज्म का दौर है जिसमें हम सब लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, कोई बंदे फैक्ट्री में जॉब करते हैं, कोई बंदे डिफरेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो जॉब्स हैं ये एलियनेशन कॉज करती हैं कि इंसान जो है अपनी जितनी भी जो ये मटेरियलिस्टिक जॉब्स कर रहा है, जैसे कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई सर्विसेज की जॉब कर रहा है, तो ये सारी जॉब हमें नेचर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। नेचर से दूर होने की वजह से हम अपनी जॉब में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि वो जॉब जिनको हम बड़े पैशनली करते हैं, उनसे हम ज़रा दूर हो जाते हैं और उसको हम एक दर्द-ए-सर समझने लग पड़ते हैं। हमारा इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ नहीं रहता, नेचर के साथ नहीं रहता और एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इंसानों में आ जाती है। इंसान के पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो नेचर को एन्जॉय कर सके, वो अपने इर्द-गिर्द की जो खूबसूरती है उसको एन्जॉय कर सके। वो इतना बिज़ी हो चुका है, इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि वो अपने इस मटेरियल नीड्स को पूरे करने में ही सारा टाइम सर्व कर सकता है। तो इनका ये जो कॉन्सेप्ट था एलियनेशन का ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ और कैपिटलिज्म पे इन्होंने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो इसको हम अगली स्लाइड में इनकी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। जो बड़े सेकेंडली जो बड़े प्रोमिनेंट एक सोशियोलॉजिस्ट है वो है कार्ल मार्क्स और 20th सेंचुरी के एक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट इन्हें कहा जा सकता है और हिस्टोरियन भी कहा जा सकता है। इनकी थ्योरी थी कि जो सोसाइटी में तब्दीली आती है वो कन्फ्लिक्ट की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने हर चीज़ को क्लास के अंदर आइडेंटिफाई किया। एक है लेबर क्लास, एक है रूलिंग क्लास। अब लेबर जो होता है वो क्या फैक्ट्री में काम करता है और जो रूलिंग क्लास होती है उसका जो बॉस होता है या जो ओनर होता है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो आता है रूलिंग क्लास में। अब ये दोनों क्लासेस के अंदर कन्फ्लिक्ट है। जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय whom? जो रूलर है वो करता है, जो कि फैक्ट्री का ओनर है। फैक्ट्री का ओनर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेता है, काम कम करता है क्योंकि उसका इतना खास काम तो नहीं होता, काम तो सारा दिन मजदूर करता है। तो जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा कि जो सोसाइटी में तब्दीली आती है वो सोशल क्लासेस की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल जो लेबर है उसकी हमेशा ख्वाहिश होगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, मुझे बेहतर से बेहतर सहूलियात मिलें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलें, पैसा मिले। और जो कि मालिक है फैक्ट्री का वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकूं अपने लेबर से ज़्यादा वो लेबर काम करे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो अब ये दोनों क्लास हैं सोसाइटी की, इन दोनों के अंदर एक कन्फ्लिक्ट है, एक हार्मनी नहीं है कि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के लिए काम काम कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों के अंदर एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। एक कह लें कि लड़ाई पाई जाती है। दोनों एक दूसरे से पावर को लेना चाहते हैं। तो अब इस जो कन्फ्लिक्ट है इसकी बिना के या इसकी वजह से सोसाइटी में तब्दीली आएगी। अब कार्ल मार्क्स के मुताबिक जितनी भी चेंज सोसाइटी में अभी तक आई है वो कन्फ्लिक्ट की वजह से आई है। कन्फ्लिक्ट जब होता है तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और उस कोशिश में जो है वो सोसाइटी बदल जाती है। जबकि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से एक नया कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और फिर उस नए कन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी फिर चेंज के प्रोसेस से गुजरने लग पड़ती है। तो उसने जो है सोसाइटी को और इकोनॉमिक्स को इस तरह से मिक्स करके एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। फॉर एग्जांपल वो लोग जो इकॉनमी में इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है और वो लोग जो कि सोशलिस्ट हैं या कह लें कम्युनिस्ट हैं उनको ये वाली थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दरखैम जो है एमले दरखैम फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। 1858 से लेकर 1917 तक था ये। इसने एक थ्योरी दी थी सोशल फैक्ट्स की।
ये कहता है कि जब आपने सोसाइटी को स्टडी करना है तो आपने चंद चीज़ों को स्टडी करना आपके लिए लाजिम है। एक है वैल्यूज़, कल्चरल नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर, और ये कह रहा है कि इन तीनों चीज़ें जो हैं यही एक इंसान को बनाती हैं। जैसे हर सोसाइटी है उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी है उसकी अपनी वैल्यूज़ होंगी, जो जापानीज़ सोसाइटी है उसकी अपनी वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ से मुराद है गुड नॉर्म्स, ऐसी नॉर्म्स जिनको सोसाइटी ओवरऑल अच्छा समझती है। अब हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को अच्छा समझा जाएगा, जापान में हो सकता है कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को अच्छा समझा जाए, इसी तरह यूएसए में हो सकता है कि कुछ बिहेवियर्स को अच्छा समझा जाए और कुछ बिहेवियर्स को बुरा समझा जाए। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये फिर कल्चरल नॉर्म्स, जो कि ओवरऑल नॉर्म्स किनको हम कहते हैं, कल्चरल नॉर्म्स ऐसी चीज़ें जो उसके सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक लड़की औरत पाकिस्तान में अगर हिजाब लेती है तो किसी को कोई मसला नहीं होगा इससे, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी यूरोपियन मुल्क में, फ्रांस में कोई औरत अगर हिजाब ले तो मसला पड़ जाता है, क्योंकि उनकी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं समझती या अच्छा नहीं समझती। फिर है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जैसे हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर चलता है, कि हो सकता है एक घर में माँ बाप भी उसी घर में रहते हो, बच्चे भी उसी घर में रहते हो, नाना दादी भी उसी घर में रहते हो, दादा दादी भी उसी घर में रहते हो। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है फैमिली का। लेकिन अमेरिका में हो सकता है बच्चा अलहदा रहता हो, उसके माँ बाप अलहदा रहते हो। एक बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है, तो उनका सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट बन जाता है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वैल्यूज़, कल्चरल नॉर्म, सोशल स्ट्रक्चर, दरखम कह रहा है कि इनको स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनकी थ्योरी है सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन से उनकी मुराद है कि हर वो एक्शन जिसका दूसरे लोगों पे इफेक्ट होगा उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो किताब पढ़ रहा है तो उसका वो वाला एक्शन सोशल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि किताब पढ़ने से वो किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, या उसका किताब पढ़ना किसी दूसरे बंदे को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो सोशल एक्शन नहीं है। लेकिन एक अगर ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो उसका एक्शन सोशल एक्शन है, क्योंकि उसके गाड़ी चलाने से दूसरे लोग सड़क पे अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम कोई डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में दो तीन बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनका ये वाला एक्शन भी सोशल एक्शन है, क्योंकि वो एक दूसरे को अपने थॉट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हर कोई एक्शन जिसका सोशल इम्पैक्ट होगा उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे, और ऐसा एक्शन जिसका सोशल इम्पैक्ट नहीं होगा उसको हम सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। सेकंड एग्जांपल सोशल एक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच के दौरान फील्ड में जो कैप्टन है वो अपने प्लेयर्स को बैकअप करता है, क्लैप करता है और उनका एक हौसला अफजाई करता है, तो उसके एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे, क्योंकि उसका एक एम है कि अपने बाकी खिलाड़ियों को या साथियों को बकअप करे, उनकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करे और वो अच्छा परफॉर्म करें। तो हर वो एक्शन जिसमें हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं। इसके लिए एक एक्टर का होना ज़रूरी है, वन हु इज़ परफॉर्मिंग, उसकी नीयत होनी चाहिए कि वो चाहता है कि मैं दूसरे को इन्फ्लुएंस करूं। एक सिचुएशन होनी चाहिए, और चौथी और आखिरी चीज़ कि उसमें एनर्जी होनी चाहिए कि वो एनर्जी से अपना सोशल एक्शन परफॉर्म करे, ताकि उसको अपना गोल है वो अटेन कर सके। इसकी थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं इलेक्शंस में, जब लीडर्स तकरीर करते हैं तो वो क्राउड से मुखातिब होते हैं। वो क्राउड को अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, अपनी ए, मंशूर के बारे में बताते हैं, वो उन कामों के बारे में बताते हैं जो कि वो इलेक्शन जीत के करेंगे। तो उनका ये एक्शन भी एक सोशल एक्शन है, उनका एक एम है, वो लोगों के माइंड को चेंज करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको वोट देने का क्या फ़ायदा होगा। तो उनका सारा एक्शन सोशल एक्शन होगा, क्योंकि उसमें वो एक्ट कर रहे हैं, उनका माइंड है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वो एनर्जाइज कर रहे हैं लोगों को और अपना एम हासिल करना चाहते हैं। तो हर वो एक्शन जिसमें हमारा एम दूसरे लोगों की सोच को या उनके एक्शन को तब्दील करना है, उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट था, और इसने एक थ्योरी दी थी सोशल डार्विनिज्म की।
ये कहता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी से मिलता है या ह्यूमन बियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी मॉडल से मिलता है। फॉर एग्जांपल, कहा जाता है कि ह्यूमन जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं। इन सबसे पहले कोई सेल आया, वायरस या बैक्टीरिया, एवोल्यूशनरी उसमें चेंजेस आती गई, फिर प्लांट किंगडम बना, फिर एनिमल किंगडम बना, और फिर एवोल्यूशन एवोल्यूशन होती रही, और फिर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंसान बन गया। तो ये कहता है कि जो सोसाइटी है ये भी इवॉल्व होती है जैसे कि हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है। हम मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं, इसी तरह जो सोसाइटी है वो भी वक्त के साथ तब्दील होती जा रही है, और उसमें बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन आती जा रही है। बार्बरिज्म का मतलब ये है कि बहुत दकियानूसी या बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली सोसाइटी से अब क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइज्ड हो रहे हैं। पुराने दौर में हम देखते हैं कि जंगें बहुत ज़्यादा होती थी। आज भी जंगें तो होती हैं लेकिन काफ़ी कम हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस जो हैं या ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो पीस की तरफ जा रही हैं। अभी हम देखते हैं आज से 60-70 साल पहले वर्ल्ड वार टू हुई, 100 साल पहले वर्ल्ड वार वन हुई जिसमें हज़ारों लाखों लोग मरे। उससे पहले के दौर अगर हम देखते हैं जिसमें बादशाह होते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा जंगें किया करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई और फसाद होता था। तो अब जैसे नेशन स्टेट्स बन गई, मुल्कों में बांट लिया अपने आप को सोसाइटीज़ में, तो जंगें तो अब भी होती हैं लेकिन अब क्या है कि कम होती हैं। अब इंसान जो है वो जंगों की बजाय अपने जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है थ्रू डिस्कशन। तो वो कह रहा है कि जो सोसाइटीज़ हैं ये भी चेंज हो रही हैं जैसे कि ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनिक सिस्टम जो है वो पूरा तब्दील हुआ। हैरियट मेरिटियना, ये ब्रिटिश एक सोशियोलॉजिस्ट है, और ये मशहूर है कि इन्होंने जेंडर इश्यूज को रेज किया और स्लेवरी जो है उसको ख़त्म किया। आपको भी पता है कि पुराने ज़माने में स्लेवरी जो थी वो बड़ी आम थी। लोग गुलामों को खरीद के अपने पर्सनल मुलाजमीन रख लेते थे, उनको जंजीरों में बंद करके रखते थे, उनके कोई राइट्स नहीं होते थे। तो ये 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिशर सोशियोलॉजिस्ट है जिसने एक मूवमेंट चलाई और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लिखा और लोगों को आगाही दी कि ये जो स्लेवरी है ये एक बुरी चीज़ है और इसको ख़त्म होना चाहिए, अबालिश होना चाहिए, ये इनह्यूमन है। इसी तरह इसने जेंडर इश्यूज को बहुत ज़्यादा रेज किया। आपको पता होगा कि पुराने दौर में 18th 19th सेंचुरी के स्टार्ट में औरतों को यूरोप में वो हकूक़ हासिल नहीं थे जो आज हैं। वोट तक नहीं दे पाती थी औरतें, उनको वोट देने का राइट भी नहीं था, इक्वल सिटीजनशिप का राइट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उजागर की अपनी सोसाइटीज़ में, और फिर उस सोसाइटी में चेंज का प्रोसेस आया, औरतों को हकूक़ मिले, उनको बेहतर से बेहतर मसावी कह सकते हैं हकूक़ दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मूवमेंट के थ्रू हुई और एक चेंज के थ्रू हुई, और उस चेंज को प्रोवोक जो है वो इन सोशियोलॉजिस्ट ने किया जिनके बारे में हमने पढ़ा है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बड़ा वसी है। ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से लेके, ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर से लेके, कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर से लेके, ग्लोबली जो लोगों का बिहेवियर है उन सब को स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में। मुल्क जो हैं आपस में वो कैसे रहते हैं, उनका आपस में कैसा ताल्लुक है, एक मोहल्ले में अगर कुछ लोग रहते हैं तो उनका आपस में क्या ताल्लुक है, एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका अपनी माँ से कैसा ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में आ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। अभी हमने माइक्रो सोशियोलॉजी और मैक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी जो है वो लोगों का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ उसको स्टडी करती है। मीन्स के छोटे लेवल पे
माइक्रो लेवल पे जो चीज़ को स्टडी किया जाता है वो है माइक्रो सोशियोलॉजी, और मैक्रो सोशियोलॉजी में ये है कि हम ज़रा वाइडर लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम ये फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया पे क्या असर है, तो ये मैक्रो आ जाएगा। एक छोटा सा लॉ तब्दील हुआ है, या मैं एक कह लें कि मोहल्ले की बात कर रहा हूँ या एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर पे किसी चीज़ के असर को देख रहा हूँ, तो ये माइक्रो सोशियोलॉजी होगी। सोशल ऑर्डर से मुराद है कि हमारी सोसाइटी है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक फंक्शन है, लोगों का बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस सोसाइटी में किस तरह से वर्क करती हैं, उसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो बहुत अहम चीज़ है वो है सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल दो तरह से होता है। एक तो सोसाइटी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते, बल्कि वो बिहेवियर जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है उनको परफॉर्म करते रहते हैं। और दूसरा होता है लॉ। लॉ के डर से वो अपने बिहेवियर जो है उसको चेंज नहीं करते, बल्कि वो बिहेवियर अपनाते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, एक चोर है, जब वो चोरी करता है तो लॉ के मुताबिक उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको जेल हो जाती है। तो अब चोरी करने से उसको रोकने के लिए एक सोशल कंट्रोल का एलिमेंट, जिसको हम लॉ कहेंगे, वो इन्फोर्स किया जाता है ताकि सोसाइटी का जो इंडिविजुअल है वो ये काम ना करे। इस तरह कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉ इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो चीज़ें हम परफॉर्म करते रहते हैं या वो बिहेवियर हम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक आम बात है कि माँ-बाप उसकी परवरिश करेंगे, उसके खाने-पीने का ख़्याल रखेंगे, उसकी एजुकेशन का ख़्याल रखेंगे। फ़ादर जो है वो इनकम कमाएगा, मदर जो है वो हाउस होल्ड काम करेगी। तो अब ये काम करने के लिए मदर या फ़ादर जो है उनको कोई लॉ जो है वो नहीं कहता कि ये आप चीज़ें करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ादर अगर अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है तो उसको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर उस पे होगा कि तूने अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उनके लिए पैसे कमाने हैं और उनको एजुकेशन पे पैसे लगाने हैं, या कि उनके खाने-पीने पे पैसे लगाने हैं, उनके शेल्टर पे पैसे लगाने हैं। तो फादर पे जो कह लें कि सोसाइटी का जो प्रेशर है वो फादर को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता रहे। तो बेसिकली जो सोशल कंट्रोल के एलिमेंट्स हैं, जिसमें सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है या लॉ आ जाता है, वो बहुत हद तक सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो रोल होता है सोसाइटी के अंदर वो परफॉर्म करते रहते हैं और सोशल ऑर्डर कायम रहता है। सोशल ऑर्डर से आप कह सकते हैं कि एक पीस कायम रहता है, एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शन है वो कायम रहते हैं। सोशल चेंज के जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी एक चेंज के अमल से गुजरती रहती है, उसमें तब्दीली आती रहती है। वो जो सारा प्रोसेस है उसको हम सोशल चेंज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि सोसाइटी या सोशियोलॉजी का एक मेन एम ये होता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है जो सोसाइटी फेस कर रही है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उनके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल के दौर में हम देखें कि पाकिस्तान की सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला जो सोशियोलॉजिस्ट है उसका मकसद होगा कि उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें तो उसमें हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम रेट का हाई होना है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब सोशियोलॉजिस्ट इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन या इनकी वजूहात पे भी बात करेगा। अब क्राइम रेट का हाई होना, एक सोशियोलॉजिस्ट कह सकता है कि दिस इज़ ड्यू टू पॉवर्टी क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है, इस वजह से क्राइम का रेट हाई है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है या उनके पास बेटर लाइफ फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से क्राइम रेट हाई है। तो सोशियोलॉजिस्ट जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो उसके साथ वो उसके रीजंस को भी बताता है कि क्यों वो प्रॉब्लम्स हैं, और बाद में उसकी सलूशन भी बताता है, और वो सलूशन जो है वो ही बेसिकली चेंज को लेके आती है सोसाइटी में। सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी।
सोशल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों का एक इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ता है। जैसे कल्चर है, उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल पे। तो जो छोटे लेवल पे हम खाली एक इंडिविजुअल को लेके कि कल्चर का या एक लॉ का या किसी भी चीज़ का एक इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ता है, वो है सोशल साइकोलॉजी। और ओवरऑल अगर हम देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं किसी फिनोमिना को, ग्रुप्स को, लोगों की इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, ग्लोबलाइजेशन को, तो वो सारा कुछ सोशियोलॉजी में आ जाएगा। अब बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं बैंकिंग पॉलिसी क्या है, लोगों की इनकम क्या है, लोग स्पेंड कैसे करते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को हम पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी में हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोगों की इकोनॉमिक हालात हैं, उनका असर लोगों के बिहेवियर पे क्या पड़ता है, सोसाइटी पे क्या पड़ता है, लोगों के रहने सहने में क्या पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में आ जाती हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हो जाती है, हमारे रहने के तरीके, रहन सहन में तब्दीली आ जाती है। इसी तरह अगर एक मुल्क है, उसके इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाते हैं, तो लोगों का बिहेवियर भी उसी तरह से बदल जाता है। और अगर एक मुल्क के हालात इकोनॉमिक बैठ जाएँ या तबाह हो जाएँ या कमतर हो जाएँ, उसी तरह से उनके लोगों का जो सोशल बिहेवियर है, उस पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी और इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा लिंक है आपस में। बेसिक और अप्लाइड सोशियोलॉजी में फ़र्क क्या है? बेसिक में तो हम इन फिनोमेनास को खाली पढ़ लेते हैं, लेकिन अप्लाइड सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिकल वे में रिसर्च करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे। जैसे इनोवेशन के साथ सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो जाती है, तो उसके सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। इंटरनेट आने से सोसाइटी किस तरह से तब्दील हो गई है। न्यू एप्लीकेशंस फेसबुक व्हाट्सएप आने से सोसाइटी किस तरह चेंज हो गई है। तो एक जो सोशियोलॉजिस्ट होगा वो अप्लाइड सोशियोलॉजी पे काम करेगा और इन डिफरेंट चेंजेस या न्यू टेक्नोलॉजी का जो असर है सोसाइटी पे, उसको स्टडी करता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी। सी राइट मिल्स हैं अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सोशल इमेजिनेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। सी राइट मिल्स कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सोसाइटी के साथ। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है सोसाइटी के साथ। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एक ग्रेजुएट जब नौकरी लेने के लिए जॉब मार्केट में जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो सोचता है कि क्या इसमें इसका अपना कसूर है या कि सोसाइटी का कसूर है। अब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मे बी वो इतना टैलेंटेड ना हो, मे बी वो इतना स्किलफुल ना हो जिसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिली। एक तो हो गया उसका अपनी वजूहात, और दूसरी है सोसाइटी की वजूहात। मे बी सोसाइटी में इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिली। तो अपनी प्रॉब्लम्स को वो इंसान जब सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके देखता है, तो इसको हम सोशल इमेजिनेशन कहते हैं। क्योंकि इंसान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली लिंक करती हैं सोसाइटी के साथ। इसके साथ साथ हमारे जितने एक्शंस होते हैं या जितने हमारे डिसीजंस होते हैं वो भी डायरेक्टली लिंक करते हैं सोसाइटी के साथ। अगर आप स्टूडेंट्स सोचो कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी झेलम कैंपस में एडमिशन क्यों लिया, तो हो सकता है सबके अपने अपने रीजंस हों। कोई कहेगा कि मैंने इसलिए झेलम कैंपस में एडमिशन लिया है क्योंकि इसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का टैग लगा है। अब आप अगर इस बात को लिंक करें कि इसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का टैग लगा है, तो ये आप डायरेक्टली अपने डिसीजन को सोसाइटी के साथ लिंक कर रहे हैं। क्योंकि टैग का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री की एक वर्थ है। तो आपका जो डिसीजन था यूनिवर्सिटी में आने का, वो भी बल्कि सोसाइटी ने आपको इन्फ्लुएंस कराया। तो इस तरह मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिस तरह आप अपने डिसीजंस को सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि उन्होंने
यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि उनके फादर या मदर ने बोला कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो फादर और मदर भी आपसे अलहदा एक सोसाइटी का पार्ट है या आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से अलग है, तो उनके डिसीजन ने आपको इन्फ्लुएंस किया। तो सोशल इमेजिनेशन का मकसद ये है कि आपके जितने इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं या आपकी जितनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी ना किसी तरह से सोसाइटी के साथ लिंक होती हैं, और आप अपने माइंड में जब इन दोनों चीज़ों को लिंक करोगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकोगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट है जो आपने करनी है। सोशल इमेजिनेशन का जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया उससे ये रिलेट करती है। आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन या प्रॉब्लम जो है उसको आपने दो तरीकों से सोचना है। एक तो वन जो आपका अपना डिसीजन है, और आपके डिसीजन को किस तरह से सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस किया उसके बारे में आपने सोचना है और फिर लिखना है। ठीक है, तो ये है सोशल इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपने करना है असाइनमेंट। 200 वर्ड्स कैसे लिखना है इस पे आप